3 जुलाई 1999 की रात पटना के गांधी मैदान के पास स्थित विधायक आवास के गैराज में एक सफेद मारुति जोन कार में 2 लाश पड़ी हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही वहां सीएम लालू यादव के साले साधु यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा करने लगे, यानी कि राजनीति। पुलिस ने भी बिना किसी जांच के दावा कर दिया कि यह आत्महत्या का मामला है। अब यहां आप याद कीजिए, अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है मुंबई में दिशा सालियान का केस। 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड इलाके में एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां कुछ बॉलीवुड के सितारे, राजनीतिक हस्तियां और बिजनेसमैन भी मौजूद थे। पार्टी चल ही रही थी कि अचानक दिशा सालियान इमारत की 14वीं मंजिल से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। वहां भी पुलिस ने बिना किसी जांच के ये दावा कर दिया कि ये आत्महत्या का मामला है। अब ये दोनों केस इसलिए ही एक जैसे नहीं हैं कि दोनों ही मामले में पुलिस ने तुरंत इसे आत्महत्या बता दिया, बल्कि इन दोनों केस में सबसे बड़ी समानता, एक कहें तो कॉमन पॉइंट ये है कि दोनों मामले में बड़े नेताओं के परिवार के लोगों का नाम सामने आया। एक में महाराष्ट्र के सीएम रह चुके उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम दिशा सालियान वाले केस में, और दूसरे में बिहार के सीएम लालू यादव के साले साधु यादव का नाम। दोनों ही केस में पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगा, लेकिन दोनों ही केस में और भी बहुत सारी ऐसी बात है जो एक जैसी है। अब आपको ये सारी बातें मैं आगे चलकर बताऊंगा ही, लेकिन आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि बिहार का शिल्पी गौतम केस जो है वो दिशा सालियान के केस के मुकाबले बहुत ज्यादा भयानक और दरिंदगी से भरा हुआ है। एक ऐसा केस है जिसमें मिस पटना रह चुकी लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर आप खुद कह उठेंगे, ये तो सच में जंगल राज है। तो आइए सबसे पहले तो इस केस की पूरी कहानी आपको बताता हूं, फिर यह भी बताऊंगा कि शिल्पी गौतम केस और दिशा सालियान केस में और क्या बातें हैं जो बताती है कि कैसे इस देश में बड़ा से बड़ा केस ताकतवर लोगों के मामले में खुश बना दिया जाता है। अब यहां आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक फायदे की बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक क्रेडिट कार्ड हो, वो भी बिना किसी चार्जेस के लाइफ टाइम फ्री, तो यहां है वो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप एक्सिस के माईजोन क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स को देख सकते हैं और ये कार्ड आप अपने पास मंगवा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, लिमिटेड टाइम का ऑफर है और आप इस क्रेडिट कार्ड पर अपना धावा बोल दीजिए। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में लालू यादव के शासनकाल को ना जंगल राज कहते हैं और सभी शहाबुद्दीन को जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। लेकिन कभी आपको ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा जिसमें सिवान के साहब के चरित्र पर उंगली उठे। और भले ही बात मैं आज जंगल राज की कर रहा हूं, शिल्पी गौतम कांड की बात कर रहा हूं, लेकिन उस कांड में आरोप किसी गुंडे, गुर्गे या बाहुबली पर नहीं, बल्कि उन दिनों बिहार के सबसे पावरफुल परिवार पर लगा था, यानी कि यादव परिवार के एक विधायक पर लगा था। इन दिनों दिशा सालियान का केस खूब चर्चे में है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, क्योंकि आरोप महाराष्ट्र के राजनीतिक परिवार के वारिस आदित्य ठाकरे पर लग रहा है कि उसने दिशा सालियान का रेप किया और फिर हत्या कर दिया। अब बिहार के जंगल राज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन इससे भी भयावह है, इससे भी दर्दनाक है, जहां एक नहीं 2 हत्याएं होती है और पुलिस आरोपी परिवार को छूती भी नहीं है। तो आइए बिना देरी किए आपको सुनाते हैं कहानी बिहार के शिल्पी गौतम हत्याकांड की, जिसका आरोप यादव परिवार पर लगा और जिस सदस्य पर लगा वो आज भी आजाद है। 5 अगस्त 1997 पटना हाईकोर्ट में एक ऐतिहासिक सुनवाई हुई थी। अदालत ने पहली बार बिहार को जंगल राज करार दिया था। बिहार में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची थी, बल्कि सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले बाहुबलियों और अपराधियों का शासन था। लालू यादव को चारा घोटाला में इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी।
लेकिन असल सत्ता लालू यादव के साले साधु यादव के हाथों में आ चुकी थी। साधु यादव जो गोपालगंज से विधायक थे, बिहार की सत्ता के पीछे की असली ताकत बन चुके थे। उस दौर में बिहार में दो ही चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर थी, राजनीति और अपराध। और जब ये दोनों एक ही साथ मिल जाते थे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता था, ना कानून ना इंसाफ। इसी राजनीति की दुनिया में अपना भविष्य बनाने की ख्वाहिश लेकर आया था गौतम सिंह। उसके पिता डॉक्टर बीएन सिंह जो लंदन में रहते थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह विदेश जाकर नाम कमाए, लेकिन गौतम को बिहार में राजनीति करनी थी। युवा राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों कई लड़कों की तरह उसने भी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के युवा विंग से जुड़ने का फैसला किया। राजनीति में अपना नाम बनाने के लिए वो साधु यादव के करीब भी आ गया, यानी लालू यादव के साले के। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम और साधु यादव बिजनेस पार्टनर्स भी थे। दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट भी खोला था। सत्ता के करीब रहना, नेताओं के बीच उठना बैठना, गौतम को ये दुनिया रास आ रही थी। लेकिन इसके अलावा भी गौतम की जिंदगी में एक और चीज मायने रखती थी, और वो थी शिल्पी जैन, जो पटना के मशहूर रेडीमेड कपड़ों की दुकान गमला स्टोर के मालिक उज्जवल जैन की बेटी थी। शिल्पी की पिता से अलग भी अपनी एक पहचान थी। असल में वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और मिस पटना भी रह चुकी थी। उस दौरान शिल्पी पटना विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। शिल्पी के जिंदगी में भी गौतम की वही जगह थी जितना कि गौतम की जिंदगी में शिल्पी का था। असल में कहते हैं कि शिल्पी और गौतम का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, इसलिए गौतम के अलावा वो उनके दोस्तों को भी जानती थी जो उनके साथ उठते बैठते थे, जिनसे गौतम ने उनकी जान पहचान करवाई थी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शिल्पी गौतम के लिए इतनी खास थी कि वो अपने साथ उसे पार्टी फंक्शन में भी लेकर जाता था। एक दिन तो गौतम शिल्पी को उस फंक्शन में भी लेकर गया जहां बड़े बड़े लोग शामिल थे, यहां तक कि लालू यादव के विधायक साले साधु यादव भी उस फंक्शन में मौजूद थे। गौतम ने शिल्पी को वहां पर मौजूद सभी बड़े लोगों से मिलवाया, यहां तक कि साधु यादव से भी। और कहते हैं कि गौतम ने यही एक बहुत बड़ी गलती कर दी, शिल्पी को साधु यादव से मिलवाकर, जो आगे चलकर उन दोनों की मौत का कारण बना। 2 जुलाई 1999 की बात है। दोपहर का वक्त था। शिल्पी अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला जिसे वो अच्छी तरह से जानती थी। उसने शिल्पी को कहा कि तुम जा रही हो पैदल, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, अपने कार से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शिल्पी ने पहले तो मना किया, झिझकी वो, लेकिन फिर अंत में वो मान गई क्योंकि वो उसे पहचानती थी, गौतम का दोस्त था। कहते हैं कि शिल्पी कार में तो बैठी थी इंस्टीट्यूट की तरफ जाने के लिए, लेकिन कार इंस्टीट्यूट की तरफ जाने की बजाय फुलवारी शरीफ की तरफ मोड़ लिया गया। शिल्पी ने घबराकर पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, ये तो इंस्टीट्यूट का रास्ता नहीं है। गौतम के दोस्तों ने जवाब दिया, अरे जहां भी ले जा रहे हैं वहां गौतम भी है और वो तुमसे मिलना चाहता है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी शांत हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का ये आखिरी सफर होगा। फुलवारी शरीफ उन दिनों मान लीजिए कि सत्ता और अपराध का अड्डा था, क्योंकि वहां के कुछ गेस्ट हाउस में सत्ता के लोगों का घिनौना खेल चलता था। फुलवारी शरीफ वो जगह भी था जहां साधु यादव का घर था। असल में यहाँ पटना का वो इलाका था जहां बड़े बड़े नेता और बाहुबली अपनी अय्यासियों के अड्डे चलाते थे, यानी कि वहां उनका घर था। तो शिल्पी को भी वो लोग वहां एक गेस्ट हाउस में ले गए जो साधु यादव का था। इधर शाम हो गई, लेकिन शिल्पी घर वापस नहीं पहुंची, तो उसके घर वाले परेशान होने लगे। उन्होंने पहले तो पता लगाया कि शिल्पी कहीं गई तो नहीं है, लेकिन जब उन्हें कुछ पता नहीं लगा तो उन्होंने गौतम को फोन किया, लेकिन गौतम को भी शिल्पी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिल्पी लापता थी तो गौतम ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। फिर किसी तरह गौतम को पता चला कि शिल्पी को ना फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में देखा गया था। गौतम ने जैसे ही ये बात सुनी कि शिल्पी फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में, वो दौड़ता हुआ उसी की तरफ
निकल गया फुलवारी शरीफ की तरफ, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वहां की कोठियों में राजनीतिक गुंडों का कैसा खेल चलता था। जब गौतम गेस्ट हाउस में पहुंचा तो वहां का मंजर देख उसकी रूह कांप गई, क्योंकि शिल्पी कई लोगों के बीच थी, उसके साथ दरिंदगी की जा रही थी। गौतम ने उसे बचाने की कोशिश की, उसने धमकी भी दी कि तुम लोग ये सब बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। लेकिन वो अकेला था और उसके सामने कई हैवान खड़े थे, वो हैवान जो सत्ता की ताकत रखते थे। उल्टे वो लोग गौतम पर ही हमला कर देते हैं, उसे बेरहमी से पीटते हैं, कहते हैं कि उसके सामने ही शिल्पी के साथ हैवानियत भी हुई। फिर शिल्पी और गौतम दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर रात बीत गई और शिल्पी का अभी भी कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह भी कुछ पता नहीं चला। फिर 3 जुलाई 1999 की रात में पटना के गांधी मैदान के पास स्थित विधायक आवास के गैरेज में एक सफेद रंग की मारुति जैन कार में 2 लाशें पड़ी मिली। लेकिन अचानक से पुलिस को यह खबर कैसे मिली कि गैराज में लाश है, इस बात का सच आज तक पता नहीं चला। कुल मिलाकर आज मुंबई पुलिस पर जैसे आरोप लग रहे हैं ना कि मुंबई पुलिस दिशा सालियान के केस के कातिल का पता नहीं लगा रहे हैं, बस बड़े नेता के बेटे को बचा रहे हैं कि उनका नाम इस केस में किसी भी तरीके से ना आए। कुछ वैसा ही 1999 में बिहार पुलिस कर रही थी। वो कातिल को पकड़ने की जगह उन्हें बचा रही थी, एक एक करके सारे सबूत मिटा रहे थे। ऐसे ही आरोप उन पर लग रहे हैं। खैर, गौतम सिंह जिसके शरीर पर जूते के निशान थे और शिल्पी जैन जिसकी हालत दर्दनाक थी, शिल्पी के शरीर पर कपड़ों का नामो निशान नहीं था। उसने जो टी शर्ट भी पहनी थी वो गौतम की टी शर्ट थी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही साधु यादव अपने समर्थकों के साथ वहां हंगामा करने पहुंच गए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि राजनीति, पुलिस ने भी बिना किसी जांच के दावा कर दिया कि आत्महत्या का मामला है। लेकिन सवाल उठते गए, अगर आत्महत्या थी तो दोनों के शरीर पर मारपीट के निशान क्यों थे? शिल्पी के कपड़े कहां थे? शिल्पी के शरीर पर गौतम के कपड़े क्यों थे? शरीर पर मिले दाग किसके थे? वो जूतों के निशान किसके थे? अब आपको याद दिला दें कि ठीक इसी तरह सवाल दिशा सालियान के केस में भी आए थे। अगर दिशा ने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी तो किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला? अब पड़ोसियों का भी यही कहना था कि उन्होंने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी ही नहीं। 14वीं मंजिल से अगर कोई नीचे गिरे किसी सोसाइटी में तो हाहाकार मच जाता है। दूसरा, दिशा के लाश पर वैसे चोटों के निशान नहीं थे जो आमतौर पर 14वीं मंजिल से गिरने पर होता है। अगर कोई इतनी ऊंचाई से गिरे तो आप समझ सकते हैं कि उसके परखच्चे उड़ सकते हैं, लेकिन दिशा सालियान के सिर और कहीं भी बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं था जिससे कि ऐसा लगे कि वो 14वीं मंजिल से नीचे गिरी है। और ऐसा उसके पिता ऑन कैमरा दावा भी कर रहे हैं, सतीश सालियान। अब इसे ऐसे भी आप समझिए और याद कीजिए कि जब दिव्या भारती सिर्फ 5वीं मंजिल से नीचे गिरी थी ना, तो उनका पूरा शरीर चोटों से भर गया था, खून भी काफी बहा था, शरीर खून से लथपथ था। लेकिन दिशा के पिता ने यह भी कहा कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसे निशान नहीं थे जैसा कि ऊंचाई से गिरते, और ना ही खून के ही कोई निशान थे, उनके कपड़ों में भी कोई खून नहीं लगा था। बॉडी 13 फ्लोर से गिरती है नीचे जमीन पे, तो जमीन में गिर के कुछ उसका इंजरीज नहीं दिखाई देते हैं, ना हेड पे ना चेहरा पे। खैर, ऐसे केसों में ऐसा ही होता है जब किसी बड़े आदमी का नाम हो। जैसे ही किसी केस से बड़े करोड़पति राजनीतिक परिवार के लोगों का नाम जुड़ता है तो उसमें सबूत और नियम अपने आप बदलने लगते हैं। ठीक ऐसा ही 20 साल 25 साल पहले शिल्पी गौतम के केस में भी हुआ। किसी भी दूसरे बड़े केस की तरह ये केस सीबीआई के पास चली गई, वो भी घटनास्थल की लापरवाही भरी जांच के बाद। इस मामले को सितंबर 1999 में सीबीआई कोर्ट को सौंपा गया। फिर सीबीआई ने शिल्पी के शरीर पर मिले सीमेन के नमूनों की जांच करानी चाहिए, लेकिन जब टीम साधु यादव का डीएनए सैंपल लेने गई तो उन्होंने अपना सैंपल देने से ही इनकार कर दिया। आप समझ रहे हैं कि आप सीबीआई पहुंचे और आप मना कर दें कि मैं तो नहीं दे रहा अपना सैंपल। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये किसी फिल्म की कहानी लगती है।
वैसे एक वेब सीरीज आई थी, नाम था महारानी। कहते हैं कि बिहार की पृष्ठभूमि पर ही ये सीरीज बनाया गया है, जहां एक ऐसे ही घटना को बड़े ही काल्पनिक ढंग से दिखाया गया है, जहां वो एक ऐसे ही मॉडल के साथ रेप करने के बाद हत्या कर देता है। और जब पुलिस पहुंचती है कि भाई आप अपना सैंपल दे दीजिए, ब्लड का दे दीजिए, सीमेन का सैंपल दे दीजिए, तो वो साफ तौर पर मना कर देता है। लेकिन ये तो काल्पनिक कहानी है, पर कहते हैं कि बिहार के सच्चाई को ही आधार रख के ये काल्पनिक कहानी तैयार की गई है। बिहार की उस सच्चाई को दर्शाया गया है जो जंगल राज में हुआ था। खैर, लौटते हैं कहानी पर। 2003 में सीबीआई कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट जमा की और केस को बंद करने की गुजारिश की। बीच में रेप और मर्डर की भी बात उठी थी सीबीआई की तरफ से भी, लेकिन दोबारा रिपोर्ट में यही कहा गया कि ये आत्महत्या का मामला था। इस पर शिल्पी के पिता ने कहा, सीबीआई शुरुआत में इसे हत्या का मामला बता रही थी, फिर 4 साल बाद आत्महत्या कैसे बन गया ये पूरा मामला। आगे शिल्पी का भाई प्रशांत जैन भी अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा, लेकिन 2006 में उसे अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। 2 दिन बाद वो वापस आया, लेकिन इसके बाद उसने कभी इस मामले में आवाज नहीं उठाई। तो कहीं ये किडनैपिंग इस केस को दबाने के लिए ही तो नहीं करवाई गई थी, डराने धमकाने के लिए तो नहीं करवाई गई थी, क्योंकि डर सबको चुप करवा देता है। क्योंकि कुछ ऐसा ही दिशा सालियान के केस में भी अभी हो रहा है। यहां भी दबाव में आकर दिशा के परिवार ने ना केवल चुप्पी साध ली, बल्कि ये तक मान लिया था शुरुआत में कि दिशा की मौत एक आत्महत्या ही थी, यानी कि उन्हें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर देकर ये समझाया गया था। लेकिन अब 5 साल बाद उसके पिता ने फिर से मामला खोले जाने की अर्जी डाली है, और वो भी तब जबकि राज्य में एक ऐसी सरकार है जिससे ठाकरे परिवार की नहीं बनती है। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आज जब बिहार में लालू यादव की सरकार नहीं है, तो क्या शिल्पी गौतम के केस को फिर से खोला जा सकता है? क्या कोई उन दोनों को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा? क्या कोई उनके परिवार को सहारा देगा? क्या ऐसा होगा जिससे लगे कि बिहार और इस देश में न्याय मिलता है? देर से ही सही, लेकिन मिलता है। क्योंकि जैसा माहौल अभी चल रहा है उसमें देखकर तो यही लगता है कि केस में न्याय तभी मिलता है जब सामने वाला आरोपी कमजोर हो, उसके पीछे कोई बड़ी ताकत ना हो। नहीं तो पुणे में केस हो जाता है, कहीं और कोई केस हो जाता है, और उसके पीछे जब कोई बड़ी ताकत होती है तो यहाँ तक कि कानून से लेकर सजा तक बदल दी जाती है। और ऐसे केसेज भी देखने को मिलता है जहाँ न्याय नहीं मिलती, न्याय दबा दी जाती है। अभी दिशा सालियान का भी केस आप देख ही रहे हैं। और 25 साल पहले बिहार में जो हुआ वो लोग भले ही भूल चुके हों, लेकिन जिन पर ये बीती है वो ये सब कभी नहीं भूल सकते हैं। और जिन तक ये कहानी पहुंच रही है हमारी जरिए या फिर किसी और तरीके से, क्या वो न्याय की मांग करेंगे? शिल्पी और गौतम को इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक सवाल है जो अब बस इतिहास बन चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसे सत्ता की ताकत ने दफन कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? आप जो भी सोचते हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी कोई कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ आपसे यूं ही मिलता रहूंगा, अपनी कहानियां सुनाता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।